हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकबेथ। तो आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1, जो कि आपको पता है कि मैकबेथ इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिफोर वी स्टार्ट एक्ट 1 सीन 1, तो हम इसके पहले की चीज़ें थोड़ा जान जाते हैं। इस कहानी, ये जो आपका प्ले है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि कुछ मेन कैरेक्टर्स जो इस सीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। तो वो कुछ मेन कैरेक्टर जैसे कि एक है आपके डंकन और एक है मैकबेथ। ओके, सो डंकन जो है वो किंग है स्कॉटलैंड के, जो कि एक अच्छे किंग है, नोबल किंग है, जनरल किंग है। और डंकन के जो जनरल है, ठीक है, जो डंकन की आर्मी के जो जनरल है वो है मैकबेथ। ओके, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें आपको इस प्ले के दौरान आपको एक वॉर के बारे में पता चलता है। वो वॉर किसके किसके बीच में हो रहा है? वो वॉर हो रहा है स्कॉटलैंड, ठीक है, जिसके राजा के यानी डंकन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और स्कॉटलैंड और नॉर्वे, ठीक है, इनके बीच में वॉर हो रहा है। ओके, एंड स्कॉटलैंड के राजा का जनरल है मैकबेथ। ओके, अभी तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और जैसे जैसे आप ये पढ़ेंगे इसके एक्ट्स और आगे में, तो आपको और चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्ट 1 सीन 1। ओके, so this scene starts in a desert place. What is a desert place? Desert place मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई dwellings नहीं है, कोई हैबिटेट नहीं है, कोई वहाँ रहता नहीं है, खाली जगह है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, किसी तरह का कोई वहाँ पे किसी तरह का कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं रहता। ओके, तो एक डेजर्ट प्लेस में ये सीन स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट होता है? विथ थंडर एंड लाइटनिंग। ओके, ये सीन के स्टार्टिंग में ही देखते हैं, सीन स्टार्ट होता है थंडर और लाइटनिंग से। तो ये जो थंडर और लाइटनिंग है, इसके साथ इंटर होती है द 3 विचेस। विचेस यानी चुड़ैलें, ठीक है, 3 चुड़ैलें जो है इंटर होती हैं। एंड ये जो 3 विचेस होती है ना, ये 3 विचेस पता है कौन होती है? ये 3 विचेस आपस में 3 सिस्टर्स होती है, जिसको कि शेक्सपियर ने वियर्ड सिस्टर्स का नाम भी दिया है। ओके, तो ये जो थंडर एंड लाइटनिंग अगर आप देख रहे हैं, ये सिग्निफाई क्या करता है? ये सिग्निफाई करता है समथिंग सुपर नेचुरल इवल, ठीक है, कुछ सुपर नेचुरल इवल जो अभी होने वाला है। ये जो देखो, इसके थंडर लाइटनिंग के साथ साथ इंटर किसका होता है? कौन इंटर करता है? तो एंट्रेंस होता है द 3 विचेस का। ओके, तो ये जो थंडर एंड लाइटनिंग है, ये किस तरह के एटमॉस्फेयर को बता रहा है? एक फियरफुल एटमॉस्फेयर को शो कर रहा है, हॉरिफाइंग एटमॉस्फेयर को शो कर रहा है, जिसमें कि एविल स्पिरिट्स का इंटर होता है। और नाउ सी, ये जो 3 विचेस की हम बात कर रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। ये 3 विचेस क्या सिग्निफाई करते हैं? तो एक्चुअली देखा जाए ना, तो इसमें ये बहुत ही छोटा सा सीन है, पर इसके हर एक सेंटेंस का ना एक इनर डीप मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको ये सीन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो 3 विचेस है ना, ये क्या सिग्निफाई कर रही है? तो दिस 3 विचेस सिग्निफाई द इवल्स इन द ह्यूमन माइंड। जो लोगों के माइंड में जो इवल होता है, डिज़ायर होता है, क्या होता है, क्या डिज़ायर होता है? बुरा करने का डिज़ायर, ठीक है, गलत काम करने का डिज़ायर। ये डिज़ायर कौन शो कर रहा है? ये डिज़ायर को शो कर रही है ये 3 विचेस। अब ये जो 3 जो नंबर होता है 3, ये भी जो हो ना विच क्राफ्ट में, ठीक है, मैजिक वर्ल्ड में, विच क्राफ्ट में, ऑकल्ट में, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। ओके, तो 3 का भी सिग्निफिकेंस है, विचेस का भी सिग्निफिकेंस है। ओके, तो अब हम आते हैं कि इनके बीच में ये जो 3 विचेस इंटर होती है, इनके बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया इस सीन में। ओके, तो फर्स्ट विच क्या बोलती है? व्हेन शैल वी मीट when shall we 3 meet again in thunder, lightning और in rain? तो ये पूछ रही है, पहली विच पूछ रही है कि हम अब दोबारा कब मिलेंगे। अभी ये कब मिली है? इसी तरह के सिचुएशन में मिली है ना। जब इस तरह का जो सिचुएशन होता है ना, थंडर, लाइटनिंग, रेन, तो इसमें क्या होता है? ये सिचुएशन जो होता है कॉमन पर्सनस के लिए या हम ह्यूमन बींग्स के लिए कंड्यूसिव नहीं होता, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, अपने काम नहीं कर सकते। ये एटमोसफियर जो होता है हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है। पर ये जो एटमोसफियर होता है इन विचेस के लिए बहुत ही प्लेजेंट होता है, ये इनके लिए अच्छा समय होता है। ओके, तो ये इसलिए अपने समय के हिसाब से ये पूछ रही है कि हम कब मिलेंगे, अब दोबारा कब मिलेंगे, थंडर, लाइटनिंग या रेन में मिलेंगे। तो सेकेंड विच क्या जवाब देती है या क्या बोलती है? व्हेन द हर्ली इज बर्ली डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन।
वो कहती है कि जब ये कन्फ्यूजन या जो tumult है, हर्ली बर्ली का मतलब होता है tumult या कन्फ्यूजन। अब ये tumult या कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ है? ये tumult या कन्फ्यूजन, ये कैओस जो है ये कहाँ से क्रिएट हुआ? ये एक वॉर के कारण क्रिएट हुआ। एक बैटल हो रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया है कि एक बैटल हो रहा है, वॉर हो रहा है स्कॉटलैंड के राजा, ये स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में। ओके, तो ये जो वॉर के वजह से जो कन्फ्यूजन, कैओस, जो सिचुएशंस पैदा हुई हैं, ये जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डन मतलब जब ये ओवर हो जाएगा, एंड when the battles lost and when won, और जब बैटल जो है जीत लिया जाएगा और हार भी, एक जन बैटल जीत जाएगा, दूसरा जन हार जाएगा, ऐसा ही हम सोचते हैं ना। जब बैटल जो होता है, एक बैटल जीत लिया जाएगा या हार लिया जाएगा, ऐसे कुछ बातें बोल रही है। पर आप बताओ कि जब हार और जीत की हम बात करते हैं तो क्या होता है? एक पक्ष जो होता है वो जीतता है, दूसरा पक्ष जो होता है वो हारता है। पर यहाँ पे इस लाइन का भी बहुत ही इनर मीनिंग है, बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान बैटल जीतेगा ना, वो कुछ हारेगा भी। ओके, क्या? तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इस एक्ट में, इस प्ले को जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बैटल किसने जीता है? मैकबेथ ने जीता है। ठीक है, तो ये जब बैटल जीत लिया जाता है तो मैकबेथ जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, तो वो बैटल तो जीत लेता है, बट वो जीतने वाला कुछ हारता भी है। तो वो क्या हारता है? वो अपने आत्मा को हार जाता है। ही लॉस्ट द बैटल ऑफ हिज सोल। ओके, तो जो जीत रहा है वो कुछ हारेगा भी। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो जीत रहा है, जिसकी जीत होगी, वो कुछ हारेगा भी, वो अपने सोल का बैटल हार जाएगा। और वो क्या हारेगा? अपने नियर और डियर वंस, अपने फ्रेंड्स को, अपने कंट्री को, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने नियर और डियर वन से वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ये बोलना चाह रही हैं विचेस। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो अब हम थर्ड विच पे आते हैं। थर्ड विच क्या बोलती है? दैट विल बी द एयर ऑफ द सेट ऑफ सन। तो वो बताती है कि ये सब कब होगा। तो पहली वाली तो पूछती है, ठीक है, कि कब हम दोबारा मिलेंगे। ओके, दूसरी वाली बताती है कि जब बैटल जो है, ये हल्ली बली से कैओस सिचुएशन सब खत्म हो जाएगी ना, जब बैटल खत्म हो जाएगा तब हम मिलेंगे। और जो थर्ड विच बोलती है वो एग्जैक्ट टाइमिंग बताती है, दैट विल बी द एयर ऑफ द सनसेट। जब सनसेट होगा, ठीक है, सनसेट के समय में हम मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये देखो कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट इन लोगों का है, इन विचेस का, है कि नहीं। तो और एक चीज़ और यहाँ पे शो कर रहा है, जब मैं अभी आगे बताती हूँ मैं अभी आपको। फर्स्ट विच क्या बोल रही है? वेयर द प्लेस। अब यहाँ पे इसने समय पूछा कब हम मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसे जो फिर से फर्स्ट स्विच पूछती है कि किस जगह पे मिलेंगे हम, ठीक है। पहली बार उसने पूछा है कि हम कब मिलेंगे, और अब पूछ रही है कि हम किस जगह पे मिलेंगे। ओके, तो सेकंड विच बोल रहे अपॉन द हीट। तो हीट भी एक बैरन लैंड है। हीट रिफर्स टू द बैरन लैंड, उसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं रहेगा। अब ये हीट वो भी एक तरह से ये भी बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पे हीट से कि जो बैरन लैंड इतना इजीली कहाँ से इन लोगों को मिल जा रहा है। बैटल होगा, बैटल ख़त्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत सी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक बैरन लैंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलती है कि हम कहाँ मिलेंगे? अपॉन द हीट। थर्ड विच बोलती है देयर टू मीट विथ मैकबेथ, और वहाँ पे हम किससे मिलेंगे? हम मिलेंगे मैकबेथ से। तो मैकबेथ का इंट्रोडक्शन यहाँ पे थर्ड विच ने किया है। ओके, तो मैकबेथ को इंट्रोड्यूस कराया गया है यहाँ पे इन द एक्ट 1 सीन 1 बाय द थर्ड विच। क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से भी कि हु गेव द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ। किसके मुंह से आपको मैकबेथ के बारे में सबसे पहले सुनने को मिलता है? तो दैट विल बी द थर्ड विच। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो कितनी एक छोटा सा एक सीन है, पर कितना क्यूरियोसिटी ये डेवलप करता है अपने लिसनर्स पे, अपने व्यूअर्स पे, ठीक है। जो इस क्योंकि एक प्ले है, तो जो इस प्ले को देखेंगे उसमें भी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। पहला चीज़ क्या है? ये जो फियरफुल एटमोसफियर हो रहा है, उससे भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर आ रही है कि भैया ये एटमोसफियर ऐसा क्यों है, ये इविल तरह की चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं, क्या होने वाला है आगे। और मैकबेथ का जब ये जो इविल स्पिरिट्स है या ये विचेस है, ये मैकबेथ के बारे में बोल रही हैं, तो मैकबेथ का इनके साथ क्या कनेक्शन है?
कुछ ना कुछ कनेक्शन इनके साथ तो ज़रूर होगा ना, तभी ये मैकबेथ से मिलने की बात कर रही हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट विच सेज आई कम ग्रे मैल्किन। सी क्या है, ग्रे मैल्किन कौन है? ग्रे मैल्किन इज ए ग्रे कलर्ड कैट। अभी क्या होता है, पहले के समय में ऐसा माना जाता था, या अभी भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो विचेस होती है ना, तो विचेस के उनकी आत्माएं जो, या उनके जो होते हैं ना फैमिलियर्स होते हैं, ओके, उनके फैमिलियर्स होते हैं, वो उनके कुछ ऐसे होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि उनके असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। हर विच के साथ एक उसका असिस्टेंट जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरह से हर विच के साथ, हर चुड़ैल के साथ एक असिस्टेंट था। तो फर्स्ट विच का जो असिस्टेंट था या फैमिलियर था, वो एक ग्रे मैल्किन यानी ग्रे कलर्ड कैट था। तो वो कहती है कि मुझे उसको ऐसा लगता है कि उसके ग्रे कलर्ड कैट या ग्रे मैल्किन ने उसको बुलाया है, तो कहती है कि आई कम, वो कहती है मैं आ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना एक अलग सी चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्शन ऑफ वैल्यूज़ को, आप देखोगे क्या देखोगे, देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, हम जो है अपना पेट रखते हैं, तो हम पेट के कब्जे में नहीं रहते हैं, ठीक है। हम पेट को अपने अनुसार उसको ढालते हैं, अपने अनुसार उसको उसको कमांड देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रे मैल्किन के कमांड पे ये फर्स्ट विच जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पे उल्टा सिचुएशन हो रहा है, राइट। जो सेकेंड विच है वो कहते हैं पेडॉक कॉल्स। नाउ व्हाट इज पेडॉक? पेडॉक इज अ टोड, ठीक है। तो उसका सेकेंड विच का फैमिलियर रहता है पेडॉक। ये कहते हैं मुझे भी पेडॉक बुला रहा है। और थर्ड विच बोलती है एनन, ओके, एनन मीन्स हियर वी कम, ओके। तो नेक्स्ट इज ऑल, सबसे तीनों क्या करती है ना, एक तरह से मैजिकल स्पेल्स कुछ बोलती हैं। क्या मैजिकल स्पेल बोलती है? फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये कुछ अपना जो है चैंटिंग करती है, मैजिकल चैंटिंग करती है। क्या बोलती है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस एक्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप अपने बुक्स को साथ लेके में बैठे हो तो इसको अंडरलाइन कर लेना, या बिल्कुल दिमाग में रखना इस चीज़ को कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। ये कहती हैं कि जो दूसरे या जो बाकी नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा है, फेयर होता है, वो हमारे लिए बेकार होता है, ठीक है, फाउल होता है। और जो दूसरों के लिए फाउल होता है यानी कि बेकार होता है या गलत होता है, वो हमारे लिए फेयर होता है। ओके, ये कहने की कोशिश कर रही हैं। मतलब क्या कहना चाह रही है? देखो यहाँ भी हमने देखा कि सिचुएशन जब हम एक्ट का बिगनिंग में ही हमने देखा कैसा एटमॉस्फेयर है, थंडर, लाइटनिंग, और ये थोड़ा सा फियरफुल हॉरिफाइंग एटमॉस्फेयर है। और ये इसमें क्या है, ये दूसरों के लिए, हम कॉमन पीपल के लिए क्या है, कैसा क्या ये कंड्यूसिव है एटमॉस्फेयर? नहीं है ना, ये हमारे लिए अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। पर ये जो सिचुएशंस है ये इविल स्पिरिट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, उनके लिए बहुत कंड्यूसिव रहता है ये। लेकिन जो हमारे लिए कंड्यूसिव है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ये इनके लिए सुटेबल नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी बात को ये कहना चाह रही है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। तो देखो यहाँ पे ये इस लाइन को और भी आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये कह रही चलो, होवर मतलब घूमते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, घूमते हैं, मूव अराउंड। होवर मीन्स मूव अराउंड करते हैं, होवर करते हैं, कहाँ होवर करते हैं? थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, फॉग एयर, पॉल्यूटेड एयर, और फिल द एयर, डर्टी एयर, ठीक है। तो ये फॉग एंड फिल द एयर, क्या ये हम ह्यूमंस के लिए अच्छा है? नहीं है ना। हम इस तरह के एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहेंगे, पर ये एटमॉस्फेयर इनको सूट करता है ना। तो ये कह रही है कि चलो हम फॉग एंड फिल्टी एयर पे होवर करते हैं। एंड फॉग एंड फिल्टी एयर जो होता है, ये दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, एक चीज़ और बताने की कोशिश करता है, ये ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ कंफ्यूजन विच द डिसीटफुल इविल ऑपरेट्स। जिस तरह के एटमॉस्फेयर में इनका जो इविल स्पिरिट है या इनकी जो इविल ताकतें हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत ही सुटेबल एटमॉस्फेयर रहता है अपने मैजिक चार्म्स करने के लिए। सो चिल्ड्रन, ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसके वर्कबुक सॉल्यूशंस पे भी एक वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आप वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्ट 1 सीन 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग वेल। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।